हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम शुरू हुआ है आज से, यानी 20 फरवरी 2024 से जो एग्जाम शुरू हुए हैं, उनके लिए हम जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो आगे आगे क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाली शिफ्टों में। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं उनके आधार पर वीडियो को कंप्लीट देखना। बहुत क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो से। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस किस अधिवेशन में एक हो गए थे? क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस किस अधिवेशन में एक हो गए थे, आपको ये बताना है। तो देखो, ऐसा यदि ये क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना है 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक हो गए थे। अच्छा, जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन? अंबिका चरण मजूमदार। ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता क्वेश्चन। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, और यहां से उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और आएगा ही आएगा यहां से क्वेश्चन, इस स्लाइड से ध्यान रखना है आपको। जो कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन की अध्यक्षता पूछी जाती है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? डब्ल्यू चंद्र बनर्जी द्वारा। डब्ल्यू चंद्र लिखा मिलेगा आपको, डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी। तो किसने की थी? डब्ल्यू चंद्र बनर्जी ने। कब? 1885 में। कहा, यह भी पूछा जाता है, कब की थी और कहा? बंबई में की थी। इस बैठक में कुल कितने प्रतिनिधि शामिल थे? जो प्रथम अधिवेशन की बैठक हुई थी उसमें कुल कितने प्रतिनिधि शामिल थे, ये भी पूछा जाता है। ध्यान रखना है, 72 थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने मद्रास में 1887 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने, जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। यदि आपसे पूछा जाता है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी? एनी बेसेंट थी, जो 1917 में बनी थी अध्यक्ष। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। 1925 का ये कौन सा कानपुर अधिवेशन हुआ था? 1925 का कानपुर, अरे क्या लिख दिया मैंने, कानपुर अधिवेशन। ठीक है, कानपुर अधिवेशन हुआ था। यदि पूछा जाता है तो कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने। स्वराज शब्द का इस्तेमाल आपसे पूछा जाता है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का इस्तेमाल कहाँ हुआ था और किसके द्वारा इस्तेमाल, ये शब्द किसके द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था? तो स्वराज शब्द का इस्तेमाल 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखना है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ध्यान रखना, ठीक है। स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों एकजुट हो गए थे। कब हो गए थे? 1916 ईस्वी। ठीक है, चलो। नील्स बोर ने परमाणु का, देखो यहां से आ रहा है क्वेश्चन, ध्यान रखना। नील्स बोर ने परमाणु का मॉडल का बोर मॉडल कब दिया? यदि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1913 में दिया था। अब क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं?
नील्स बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को क्रॉस करता है। ये पूछा जाता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल किसके परमाणु मॉडल को क्रॉस करता है, तो किसके, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को क्रॉस करता है, ध्यान रखना। जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल 1808 में आया था। ठीक है, किससे संबंधित था? यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल कब आया था, 1808 में आया था, और किससे संबंध, परमाणु अविभाज्य होते हैं, ये इन्होंने बोला था जॉन डाल्टन ने, परमाणु अविभाज्य होते हैं। अच्छा, बोर का मॉडल है हाइजेनबर्ग द्वारा दिया गया, जो अनिश्चितता का सिद्धांत का उल्लंघन करता है। एक कक्षा या ऊर्जा स्तर को KLMN कोष के रूप में नामित किया गया है। यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इतने पॉइंट है। पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है? यहां से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आपने देखा होगा, आज की पहली शिफ्ट में ही आया था। पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है? यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बनारस घराने से संबंधित है पंडित रविशंकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बनारस। अच्छा, पंडित रविशंकर सितार वादक है। यदि पूछा जाता है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो सितार वादक है। पंडित रविशंकर ने 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। और गंगूबाई हंगल, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित मणिशंकर किराना घराने से संबंधित है। ध्यान रखना है, सभी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है? किराना घराना। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित मणिशंकर, सभी किराना घराने से संबंधित है। पंडित जसराज, वेरी इंपॉर्टेंट है, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित है। लच्छू महाराज बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, दोनों पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। यहां से डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में महाराष्ट्र के पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में हुई थी। कहां हुई थी? महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग की स्थापना की थी। आपसे पूछा जाएगा होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में या तो दोनों का नाम होगा या दोनों में से एक का नाम होगा, तीन अन्य नाम होंगे। आपको बाल गंगाधर तिलक का नाम होता है तो बाल गंगाधर तिलक को आपको टिक करना है, और एनी बेसेंट का नाम होता है तो एनी बेसेंट के नाम को टिक करना है। आएगा ही आएगा, ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। पूछा जाता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे, जिन्होंने मराठा गीता रहस्य और केसरी नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। आपको बताना है जो गीता रहस्य है किस भाषा में इन्होंने लिखी है? गीता रहस्य किस भाषा में लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने? ऑप्शन में बताना। पूछा जाता है भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार संभाला? ये क्वेश्चन मतलब बहुत पूछा जा रहा है। भारत के 28वें लेखा, यहां वे आएगा 28 में, ठीक है, 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार संभाला है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। SS दुबे ने। अच्छा, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? SS दुबे ने पदभार संभाला है। भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक की नियुक्ति 6 मार्च 2023 को की गई थी, जिन्होंने भारती दास का स्थान लिया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने किन का स्थान लिया है? तो भारती दास का स्थान लिया है। भारत के इस समय वर्तमान में कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के किस आर्टिकल के तहत
तो 148 के तहत की जाती है, ध्यान रखना। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों का विवरण प्रदान करता है। दोनों आर्टिकलों को आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 148 और आर्टिकल 149। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो जापान में किया है। कहा? जापान में किया है, ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोइन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जापान के हिरोशिमा में 2023 की G7 शिखर सम्मेलन की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समकक्ष गांधी सोलर पार्क का अनावरण किया है, ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना है आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था? तो जापान में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गांधी सोलर पार्क का अनावरण किया है, ध्यान रखना है। गुजरात में कड़ना बांध किस नदी पर स्थित है? आपको बताना, गुजरात में कड़ना बांध किस नदी पर? तो माही नदी पर स्थित है, माही नदी पर। कर्क रेखा और भारत में 2 बार क्रॉस करने वाली नदी माही नदी है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कर्क ऐसी कौन सी नदी है जिसको भारत के अंदर कर्क रेखा 2 बार क्रॉस करती है? तो वो है माही नदी। माही नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश के धार जिले में अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेह झील से होता है। माही नदी पर स्थित अन्य बांध है बजाज सागर बांध और बनाक बोरी बांध, यहाँ कॉमा है। बनाक बोरी बांध किस नदी पर है? तो माही नदी पर है। और बजाज सागर बांध माही नदी पर है। ठीक है। राज्य वित्त आयोग, यहां से क्वेश्चन एक आएगा, ध्यान रखना। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? आर्टिकल 243 का क्लॉज 1 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। पूछा जाता है राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है या ऑप्शन में और दे रखे होंगे, उसमें आपको संवैधानिक निकाय पर क्लिक करना है, क्योंकि यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत बना है। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1993 में। उद्देश्य क्या है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, इसका उद्देश्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्लॉज 1 के अनुसार राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने वर्ष? 5 साल के लिए, ध्यान रखना है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा, राज्य वित्त आयोग के जो, ठीक है, राज्य वित्त आयोग कौन? राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त करते हैं। राज्यपाल आयोग के लिए अन्य सदस्यों अधिकतम कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं की नियुक्ति भी करता है, ध्यान रखना। विजयवाड़ा के समीप कौन सा नदी अपना डेल्टा का निर्माण करता है? वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में समाती है। ये पूछ लिया जाएगा आपको, कृष्णा नदी कहां जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें कृष्णा नदी की, तो तुंगभद्रा, घटप्रभा और मलप्रभा। ठीक है, तुंगभद्रा, घटप्रभा और मलाप्रभा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो सुंदरवन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में भारत में। यह आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है। वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कब अपना 150वीं वर्षगांठ मनाई है? मेंडलीव की आवर्त सारणी ने
अपनी 150वीं वर्षगांठ कब मनाई है? तो 2019 में मनाई है, 2019 में। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में बनकर तैयार हुई थी। इससे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी का स्वरूप मोसले द्वारा दिया गया था, ध्यान रखना है आपको। वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी का स्वरूप किसके द्वारा दिया गया था? मोसले द्वारा दिया गया था। ओके। पंडित जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? पंडित जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? तो बनारस घराने से संबंधित है पंडित जानकी प्रसाद। बनारस घराने के फाउंडर पंडित राम साहब। बनारस घराने के बात करें तो पंडित समता प्रसाद, लच्छू महाराज बनारस घराने से संबंधित है। ठुमरी की रानी गिरजा देवी और पंडित रविशंकर सभी बनारस घराने से संबंधित है। किराना घराने की बात करें, पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, पंडित मणिशंकर, पंडित एम वेंकटेश। लखनऊ घराना की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज और पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित है। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में स्थित है। अच्छा, यहां से मंदिरों से एक क्वेश्चन आएगा, अभी बनना शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? नेपाल में है। मैंने एक प्रमुख मंदिरों की एक वीडियो बना रखी है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आप पूरी, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है? बनेगा नहीं कोई भी बाहर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा मंदिरों से संबंधित। पूछा जाता है प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में, ध्यान रखना। कहाँ है? कंबोडिया। हिंगोल माता मंदिर कहाँ है? पाकिस्तान में। पोटला मठ लहासा में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर उड़ीसा में। राजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में। और भीतर गांव का मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। भारत के लिए रोहित शर्मा ने T20 मैच कितने खेले? तो लगभग 400 मैच खेले इन्होंने, अब तो ज्यादा हो गए होंगे, है ना? तो लगभग 400 मैच खेले रोहित शर्मा ने T20। अच्छा, यदि क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं तो क्या क्या? विराट कोहली नवंबर 2022 में 4000 T20 क्रिकेट रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, 4000। भारत के लिए पहला T20 शतक सुरेश रैना ने लगाया था। भारत के लिए पहला T20 शतक किसने लगाया था? सुरेश रैना द्वारा लगाया गया था। भारत के लिए पहला दोहरा शतक वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। भारत के लिए पहला क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट शतक लाला अमरनाथ द्वारा लगाया गया था। भारत के लिए पहला वनडे शतक कपिल देव ने लगाया था। और भारत के लिए पहला टेस्ट हैट्रिक हरभजन सिंह ने ली थी सन 1998 में, आई थिंक, है ना, 1998 में, 98-99 में ली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें भारत जीता था उसको। अच्छा, विराट कोहली अब तक आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। किस राज्य में ड्री फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो यदि फेस्टिवलों से क्वेश्चन बनते हैं तो ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख फसली त्योहारों की बात करें तो जुलाई महीने में सेलिब्रेट किया जाता है ये कौन सा? ड्री फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्योहारों की बात कर रहे हैं तो सोलंग, मोपिंग, लोसर बहुत पूछा जाता है, और मुखौटा नृत्य बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। मुखौटा नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। लोसर अरुणाचल प्रदेश, मोपिन अरुणाचल प्रदेश और सोलंग भी अरुणाचल प्रदेश का है। आएगा ही आएगा एक न एक शिफ्ट में, ध्यान रखना है इस बात का। और जिस दिन आएगा मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उस वीडियो में बताया आपको। मेघालय के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो खासी त्योहार किसका है? मेघालय का है। नागालैंड का हॉर्नबिल और सेक्रानी फेस्टिवल। ठीक है। कबड्डी में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 12.5 मीटर। कबड्डी की कोर्ट की विड्थ कितनी होती है पूछा जाता है तो 10 मीटर होती है। हॉकी फील्ड की लेंथ 60.96 मीटर और विड्थ कितनी है? 25.90 मीटर। टेबल टेनिस 2.74 मीटर और विड्थ 1.525 मीटर। वॉलीबॉल 18 मीटर लेंथ है और 9 मीटर विड्थ है। यदि यहां से क्वेश्चन बनेगा तो ये इंपॉर्टेंट है,
एन अनसूटेबल बॉय के लेखक कौन है? करण जौहर। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अनफिनिश्ड ऑफ मेमोरी प्रियंका चोपड़ा की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर की है। ताहिरा कश्यप की पुस्तक क्रैंकिंग जर्नी इन बॉलीवुड और आई प्रॉमिस। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखो, इन जो ब्रह्म समाज की स्थापना आएगी, क्योंकि आज सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन बन चुका है। ज्योतिबा फुले ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में की गई थी महाराष्ट्र के अंदर। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपसे पूछी जाएगी, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? राजा राम मोहन द्वारा की गई थी 1828 ईस्वी। अच्छा सुनो, हाँ ये पूछा जाता है 1828 क्या? देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा जाता है आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है। अच्छा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इन्हीं के प्रयास से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत भी इन्होंने ही किया था। इस स्लाइड से एक क्वेश्चन फिर शिफ्ट में आपको किसी न किसी में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है इसका। ठीक है। फिर ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसी को लास्ट लेते हैं, यहां से आगे फिर कल करा देंगे, है ना। सांची के स्तूप की नींव किसने रखी थी? अशोक ने रखी थी। सांची के स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, जो मध्य प्रदेश के सांची नामक गांव में स्थित है। सांची स्तूप की खोज वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आधुनिक स्वरूप में सर हेनरी टेलर ने 1818 ईस्वी में की थी, ध्यान रखना इसका। ठीक है। चलो आज यहीं तक करते हैं, इससे आगे वाली स्लाइडों को फिर कल बना देंगे, है ना, फिर ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।